Hello guys, welcome to 39th episode of ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स। तो चलिए जल्दी से 8 जून के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहला इवेंट हमारा क्या है? वर्ल्ड ओशंस डे 2023। वर्ल्ड ओशंस डे 2023 कब ऑब्जर्व हो जाता है? 8 जून को। इट इज ऑब्जर्व्ड ईयरली ऑन जून 8 टू मेक अवेयरनेस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ सेविंग द सीज एंड प्रोटेक्टिंग द एग्जॉशन ऑफ ओशन रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है 5 जून को, वर्ल्ड ओशियंस डे हो जाता है 8 जून को। इंटेंशन दोनों का सेम ही है, टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने का बात बोलता है। ठीक है, वो एक एज ए होल, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट ओशियंस एज ए होल। ठीक है, एंड ओशियंस जो है वो सिर्फ फोकस करता है वाटर बॉडीज पे। ठीक है, द थीम फॉर 2023 इज प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग। टाइड्स आर चेंजिंग, एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि क्योंकि जो ग्लोबल क्लाइमेट सिचुएशन है जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो जा रहे हैं, तो उसकी वजह से मे बी टाइड्स आर चेंजिंग का एक इंटरप्रिटेशन हम बता सकते हैं। ठीक है, इसीलिए थीम ऐसा रखा गया है। बट अगेन दिस इज एन इंटरप्रिटेशन, ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन दिया नहीं था। ठीक है, Canada's International Center for Ocean Development and the Ocean Institute of Canada first proposed World Ocean Day in 1992 at the Earth Summit, UN Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro, Brazil. At the UN General Assembly, Resolution 63 by 111 was approved on December 5, 2008, and World Oceans Day was established on June 8. Okay? So it was approved on December 5, 2008. ठीक है, एंड प्रपोज कब हुआ था? 1992 को। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। इसने फाइनली एस्टेब्लिश किया था, अप्रूव किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वर्ल्ड ओशियंस डे कब ऑब्जर्व होता है? जून 8 को। थीम क्या था? प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2023। ये भी सेलिब्रेट हो जाता है 8 जून को। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन June 8 as a day dedicated to creating awareness about brain tumors. German Brain Tumor Day was first observed on June 8, 2000 by the German Brain Tumor Association, a non-profit organization for serving and offering support to brain tumor patients. In 2010, the International Brain Tumor Alliance, an organization that brings together brain tumor advocacy groups from around the world, designated June 8 as World Brain Tumor Day. 2010 में वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे एस्टेब्लिश किया था किसने? इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर अलायंस। ठीक है, दो चीज, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब होता है? जून 8 को। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2010 को बाय इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर अलायंस। थीम क्या है इस साल का? प्रोटेक्ट योरसेल्फ अवॉइड स्ट्रेस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस एसमॉप्स 2023। नाम याद रख लीजिएगा। Organized by the ISRO in collaboration with Italian Space Agency and International Academy of Astronautics, and in association with industry partners, will be held on June 8-9 in Bengaluru. SMOPS 2023 कहाँ पे हेल्ड हो गया? बेंगलुरु में। किसने ऑर्गेनाइज किया था? इसरो ने। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आ सकता है? एसमॉप्स 2023 कौन से सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ था? बेंगलुरु में। किसने ऑर्गेनाइज किया था? इसरो, ज़्यादा से ज़्यादा इन एसोसिएशन विथ इटालियन स्पेस एजेंसी एंड इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे, Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India, on the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation, decided to keep the policy repo rate, policy repo rate under the liquidity adjustment facility unchanged at 6.5%. रेपो रेट को चेंज नहीं किया गया है, 6.5% रखा गया है। Standing deposit facility (SDF) was kept at 6.25%, and marginal standing facility as well as bank rate was kept at 6.75%. So very important figures, ध्यान में रखिएगा। रेपो रेट 6.5%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75%, बैंक रेट 6.75%। ठीक है, क्वेश्चंस काफी डायरेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे, इंडिया एंड द यूएस डिसाइडेड टू सेट अप ए
regular monitoring group which will review progress in deepening cooperation in the bilateral high-tech trade and technology partnership between the two nations. This was decided during the inaugural meeting of the India-US Strategic Dialogue, which was held in Washington DC. So Washington DC में India-US Strategic Dialogue, India-US Strategic Trade Dialogue held हुआ था, ठीक है. So ये inaugural meeting था on trade dialogue, ठीक है. The dialogue is a key mechanism to take forward the strategic technology and trade collaboration envisaged under the India-US initiative on critical and emerging technologies. Anyway, हमारे लिए क्या important है, India-US strategic dialogue कहाँ पे held हुआ था, Washington DC में, ठीक है. दूसरा और एक क्वेश्चन आ सकता है कि which of the following countries in collaboration with US decided to set up a regular monitoring group to review progress in deepening cooperation in bilateral high-tech trade and technology partnership, ठीक है. सो इंडिया एंड द यूएस. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. जर्मनी विल होस्ट नेटो's बिगेस्ट एवर एयर एक्सरसाइज ओवर यूरोप नेक्स्ट वीक. 250 planes from member countries simulating the alliance's response to an attack on Europe. So एयर डिफेंडर एक्सरसाइज है नाम, ठीक है. कहाँ पे हेल्ड हो रहा है, जर्मनी में, ठीक है. So it will see 10,000 participants and 250 aircraft from 25 nations respond to a simulated attack on NATO member country. The US alone will send 22,000 US Air National Guard personnel and about 100 aircraft to take part in the June 12-20 the training maneuvers. Anyway, कुछ दिन पहले हम लोगों ने नेटो का आर्टिक सर्कल एक्सरसाइज भी सुना था या बात किया था उसके ऊपर, जो फिनलैंड में हुआ था, ठीक है. तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. अभी एयर डिफेंडर एक्सरसाइज हो रहा है जो जर्मनी में हो रहा है. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. टाटा ग्रुप रिटेन द टॉप पोजीशन एज द मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड एट $24 billion. सो टाटा ग्रुप ने वापिस से टॉप कर दिया है इन ए ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट बाय ब्रांड फाइनेंस, ठीक है. The brand retained its top position through the COVID crisis, placing Tata in the top 100 of the Brand Finance Global 500 2023 rankings. Additionally, the Taj Group, a luxury hotel giant, emerged as India's strongest brand for the second consecutive year with a brand value of $374 million. So, कौन सा brand या let's say hotel chain emerged as India's strongest brand for the second consecutive year in the brand valuation report by Brand Finance? Taj Group, ठीक है. टाटा ग्रुप टॉप किया है एज मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड. इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड ताज ग्रुप. Mahindra Group has surged to become India's seventh most valuable brand with a brand value of $7 billion. Raymond, a renowned clothing brand, has emerged as India's most valuable clothing brand. So Raymond जो है इंडिया का सबसे वैल्यूएबल क्लोथिंग ब्रांड का खिताब जीत लिया है, ठीक है, इस रिपोर्ट के अंतर्गत. तो तीन चीज हमको ध्यान में रखना है. टाटा ग्रुप मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड, ताज ग्रुप इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड, रेमंड इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. इन ए बिड टू मेक उत्तर प्रदेश ए लीडिंग स्टेट इन द फील्ड ऑफ मिल्क डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्शन, स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम एट अ कॉस्ट ऑफ 1,000 crore. The scheme aims to provide milk producers the facility of selling their milk at a reasonable price in villages through daily cooperative societies. तो उत्तर प्रदेश ने नंद बाबा मिल्क स्कीम लॉन्च कर दिया है, ठीक है, फॉर डेयरी फार्मर्स. अंडर दिस मिशन इट इज proposed to form dairy farmer producer organization dairy FPO in order to facilitate sale of milk in producer villages itself. In the financial year 2023-24, there is a plan to set up 5 dairy FPOs in as many districts of the state as a pilot project in which women will also play a major role. Besides opening of office at the Nand Baba Milk Mission at Kisan Gomti Nagar, a dairy development portal and logo of Nand Baba Mission was also unveiled. And ये हमारे लिए क्या important है कि नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम कहाँ पे लॉन्च किया गया है, कौन से स्टेट में, उत्तर प्रदेश. उसका टोटल बजट कितना है, 1,000 crore, ठीक है. एंड अंडर विच ऑफ द मिशंस देयर इज अ प्रपोजल टू फॉर्म डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बाय द यूपी गवर्नमेंट, ठीक है. सो इट वुड बी नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम. सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट्स मिशन, ए पब्लिकेशन ऑन द इनिशिएटिव्स टेकन अप बाय एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट्स मिशन सुगम
is a publication on the initiatives taken by Airports Authority of India on sustainability. It was launched on World Environment Day by Jyotiraditya India, Union Minister of Civil Aviation. This booklet highlights the various initiatives taken up by AAI on sustainability and becoming carbon neutral, in line with Panchamrit goals declared by the Prime Minister of India at COP26. SUGAM encapsulates Indian government's vision of updated 2030 nationally determined contributions and the long-term goal of achieving net zero emissions by 2070. So इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया था, ठीक है। सो इसी गोल के अंतर्गत सुगम भी आ जाता है, ठीक है। बट हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि सुगम जो है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पर। इन द फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबिलिटी, द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI claimed that direct emission was reduced from 18.44% to 9.49% due to less fuel consumption in 3 years between 2019-20 to 2021-22. So इसका मतलब अकॉर्डिंग टू NHAI का सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, फ्यूल रिलेटेड जो इमिशन है डायरेक्ट इमिशन वो 18.44 से 9.49 हो गया है, ठीक है। सो काफ़ी रिडक्शन हुआ है इन द लास्ट 3 years। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, उठा के लाइन चिपका देगा। द रिपोर्ट हाईलाइट्स अ कमेंडेबल डिक्लाइन इन ग्रीन हाउस गैसेज emissions in financial year 2020-21. GHG emissions from energy consumption, operations, transport and travel saw a reduction of 9.7%, followed by 2% decline in financial year 2021-22. Okay, so greenhouse gas emissions भी reduce हुआ है इस रिपोर्ट के हिसाब से। Similarly, in operations, energy intensity in gigajoules per kilometer reduced by 37% in financial year 2020-21 and 27% in financial year 21-22, while the kilometers constructed for the reporting period has risen steadily. Okay, so length of roads increase हुआ है, ठीक है, but energy intensity या energy requirement, ठीक है, in maintaining let's say the roads and all, ठीक है, वो reduce किया गया है by 37% in 2020-21 and 27% in 21-22. With over 97% penetration, electronic toll collection through FASTag has also contributed to reducing carbon footprint. Okay, so FASTag लगाने की वजह से जो लाइंस है वो कम गया है, ठीक है, टॉल बूथ्स में, जिसके वजह से बोला जा रहा है कि कार्बन इट हेल्प इन रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। To mitigate man-element conflicts and protect wildlife, NHAI created more than 100 wildlife crossings across 20 states in the last 3 years. Not that important. अच्छा, GHG emissions को हम लोगों ने मार्क नहीं किया, इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखने से अच्छा होगा। NHAI embarked on extensive plantation drives to develop eco-friendly national highways. The report showcases a significant increase in the number of saplings planted from 2016-17 to 21-22, with around 2.7 crore saplings planted to offset direct emission from vehicles and vehicles. So NHAI ने काफ़ी सारा plant and saplings भी, नंबर ऑफ प्लांट सैपलिंग्स भी बढ़ाया है, ठीक है, प्लांट किया है ज़्यादा। सो इससे ऑब्वियसली प्लांट करेंगे बाय द रोड साइड तो कार्बन फुटप्रिंट जो है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। एनीवे, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज रिलीज द फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, वो है NHAI। सुगम रिपोर्ट, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबिलिटी, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। बाकी जो फिगर्स है 18.44 से 9.49% रिडक्शन ऑफ डायरेक्ट एमिशन फ्रॉम फ्यूल, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिड्यूस्ड फ्रॉम 9.7% in 2020-21, देन 2% in 2021-22, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Varunastra, an indigenously developed anti-submarine heavyweight torpedo, successfully hit its underwater target in a recent test conducted by the Indian Navy. So Varunastra जो है एक एंटी सबमरीन हैवीवेट टॉर्पेडो है जिसको टेस्ट कर लिया है किसने, इंडियन नेवी ने,
तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टॉर्पीडोज वर रिसेंटली टेस्टेड बाय द इंडियन आर्मी, सॉरी इंडियन नेवी, वरुणास्त्र, या द वरुणास्त्र विच इज ए एंटी सबमरीन हैवी वेट टॉर्पेडो was recently tested by Indian Army या Indian Navy या Indian Air Force? आंसर इज इंडियन नेवी। एंटी सबमरीन बोल देगा तो वैसे भी इंडियन नेवी आप बता ही पाएंगे। हैवी वेट टॉर्पेडो बोल दिया तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। It was inducted into the Indian Navy in 2016. It is developed by the Naval Science and Technology Laboratory of the DRDO for the Navy, and Bharat Dynamics Limited is responsible for its production. Weight of the torpedo is 1.25 tons and it can carry on around 250 kg of explosives while traveling at 40 nautical miles an hour। ठीक है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहला लाइन है वरुणास्त्र एंटी सबमरीन हैवीवेट टॉर्पीडो है, एंड रिसेंटली इंडियन नेवी ने इसका टेस्ट कंडक्ट किया है, अंडर वाटर टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Uttar Pradesh government launched a portal for creation of family ID under One Family One Identity scheme to establish a live comprehensive database of family units of the state and to connect at least one member of each family with employment. So very important. Which of the following states recently launched a portal for the creation of family ID under One Family One Identity scheme? Uttar Pradesh government. ठीक है, the Family ID portal serves as a centralized platform for families without a ration card and those not covered under the National Food Security Scheme। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फर्स्ट लाइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। 5 countries were elected as the non-permanent members of the United Nations Security Council: Algeria, Guyana, Republic of Korea, Sierra Leone and Slovenia। So नाम याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो एल्जेरिया, मैं आपको लिए लिख के देता हूँ सो दैट क्लियरली आपको याद रहे। अल्जेरिया, ग्युयाना, कोरिया, ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया नहीं होगा, साउथ कोरिया ही होगा, सिएरा लियोन एंड स्लोवेनिया। ठीक है, सो AGKSS, AGKSS। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। सो इन लोगों को मिल गया है अभी नॉन परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूएनएससी। ठीक है, द 5 न्यूली इलेक्टेड कंट्रीज विल जॉइन इक्वेडर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड। सो ये 5 कंट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, और कौन कौन से कंट्री छोड़ के जाएंगे? अल्बानिया, सो अल्बानिया छोड़ के जाएंगे, ब्राजील, गाबोन, घाना एंड यूएई। ठीक है, द सिक्योरिटी काउंसिल इज composed of 15 countries, 5 of which चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर द परमानेंट मेंबर्स। सो 5 कंट्री जो है परमानेंट मेंबर्स है, 10 कंट्री जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स है। तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 15। सो क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द यूएनएससी? 15 मेंबर्स। हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स? 5। हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स? 10। ठीक है, करंट यूएनएससी प्रेसिडेंसी मतलब जून महीने में यूएई का है, तो सब्सिक्वेंटली जुलाई से लेकर दिसंबर का मैंने प्रेसिडेंसी जो कौन कौन सा कंट्रीज हैंडल करेंगे वो मैंने दे दिया है। सो जुलाई में यूके हो जाएंगे प्रेसिडेंट, अगस्त में यूएस, सितंबर अल्बानिया, अक्टूबर में ब्राजील, नवंबर में चाइना, दिसंबर में इक्वाडोर। ठीक है, यूएनएससी वाज फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1945। यूएनएससी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। इसका अलग से कोई लोगो नहीं है, यूएन का ही लोगो, यूएनएससी का लोगो है। ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Sunil Kumar won the decathlon gold medal with his personal best performance in the Asian Under-20 Athletics Championship in Yecheon, साउथ कोरिया। सो कुछ दिन पहले हम लोगों ने इसके ऊपर बात किया था। अगर आपने मेरे वीडियोस को नहीं देखा है तो काइंडली रेगुलरली फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ इवेंट्स हर वीडियो में डिस्कस करते रहता हूँ। सो सुनील कुमार को मिल गया है डेकाथलॉन गोल्ड मेडल। सो ये है सुनील कुमार। Decathlon comprises 100-meter long jump, shot put, high jump, 400-meter, 110-meter hurdle, discus throw, pole vault, javelin throw, 1500-meter। ठीक है, Sunil won 100-meter hurdles, discus throw and javelin throw to make up for the below par show in the other events. Uzbekistan's Nordin Norbayev and Makhmudov Samandar won the silver and bronze respectively. So decathlon में
सिल्वर मिल गया है नोदिर नॉर्बेव को एंड ब्रॉन्ज मिल गया है मकुमोतो समंदर को। सो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनील कुमार को गोल्ड मिला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन विमेन्स हाई जंप पूजा वोन ए सिल्वर, बार्नोखन सैफुल्लाइवा ऑफ उज्बेकिस्तान वन द गोल्ड। सो हमारे इंडिया से पूजा ने सिल्वर जीत लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। बुशरा खान एडेड अनदर सिल्वर इन विमेन्स 3000 मीटर रेस। सो बुशरा खान को मिल गया है सिल्वर इन 3000 मीटर विमेन्स रेस। रेजवाना मलिक को मिल गया, रेजवाना मलिक हिना एंड भारतप्रीत सिंह क्लिंच्ड a gold medal each in women's 100 meter and men's discus throw respectively. Very good. गोल्ड मेडल मिल गया है रिजाना मलिक को इन विमेन्स 400 मीटर एंड भारतप्रीत सिंह को मिल गया है मेंस डिस्कस थ्रो में। शॉर्ट पुटर सिद्धार्थ चौधरी को मिल गया है और एक गोल्ड, ठीक है, इन शॉर्ट पुट इवेंट। शिवम लोहाकरे को मिल गया सिल्वर इन जेवलिन थ्रो। शाहरुख खान को मिल गया है मेंस 3000 मीटर में एक सिल्वर, ठीक है। सो ये हमारे बॉलीवुड के शाहरुख खान नहीं है, ये हमारे रेसर शाहरुख खान है, ठीक है। अच्छा, इंडिया रिमेन्ड एट थर्ड स्पॉट इन द मेडल टैली विथ 4 गोल्ड 5 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। सो टोटल 5 + 4 9, 9 + 5 14। तो अभी तक 14 मेडल्स इंडिया का हो चुका है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मेडल्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट ये जो नाम है, जो प्लेयर का नाम है एंड कौन से इवेंट में किसको क्या मिला है, ठीक है, स्पेशली गोल्ड्स, वो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, गोल्ड को है ना सर्कल कर देता हूँ। तो सुनील कुमार को मिल गया एक गोल्ड, ठीक है। उसके बाद गोल्ड किसको मिला है, रेजवाना मलिक को मिल गया है गोल्ड, भरतप्रीत सिंह को मिल गया एक गोल्ड, 3 गोल्ड हो गया, ठीक है। और एक गोल्ड है कोई, और एक गोल्ड कौन है, हम्म, और एक किसी को गोल्ड मिला है, यहाँ पे तो 3 ही गोल्ड आ रहा है, 1 2 3, ओके सॉरी, सिद्धार्थ चौधरी को मिल गया है और एक गोल्ड, ठीक है। सो 4 गोल्ड हो गया हमारे। सो गोल्ड डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। मुतामिस सेल्वी बिकेम द फर्स्ट तमिलनाडु वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो तमिलनाडु से फर्स्ट वीमेन बन चुकी है मुतामित सेल्वी टू स्केल माउंट एवरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट और हमारे लास्ट इवेंट पे। द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड, सॉरी गाइस थोड़ा सा कलर वियर्ड बिहेव कर रहा है, इसको, हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ अतुल वर्मा एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सो ये है सीसीआई का लोगो, अतुल वर्मा का पिक्चर मुझे नहीं मिला। सीसीआई के चेयरपर्सन है रवनीत कौर, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली एंड फॉर्म्ड ऑन 14 अक्टूबर 2003, ठीक है। तो चलिए गाइस 8 जून का क्विज ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्विज क्या है हमारा, Sustainable Green Airports Mission was recently released by Jyotiraditya India, which is a publication of the sustainability and carbon neutral initiatives taken by which of the following organizations? Airports Authority of India. World Oceans Day 2023 was observed on 8 June. Which of the following authorities recently released its first ever report on sustainability? NHAI. Nand Baba Milk Mission scheme has been launched by which of the following state governments? Uttar Pradesh. International Conference on Spacecraft Mission Operations organized by ISRO was held in which of the following cities? Bengaluru. Which of the following torpedoes were test fired by the Indian Navy recently? Varun Astra. Which of the following state governments recently launched the Family ID portal under One Family One Identity scheme? Uttar Pradesh. How many countries were recently elected as the non-permanent members of the UNSC? 5. How many members are there in the UNSC? 15. So 5 permanent, 10 non-permanent. Which of the following countries currently holds the UNSC presidency? So अभी जून महीने में यूएई है, नेक्स्ट महीने यूके होंगे। UNSC चैम्बर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? न्यूयॉर्क। Who among the following recently won the decathlon gold medal at the Asian U20 Athletics Championship? Sunil Kumar. Air Defender 23, touted as NATO's biggest air exercise over Europe, will be held in which of the following nations? Germany. Who among the following recently became the first woman from Tamil Nadu to
Scale Mount Everest. Mutamis Selvi. Competition Commission of India headquarters is located in New Delhi. According to a recent brand valuation report by Brand Finance, which of the following companies retained its top position? Tata Group. Who among the following is the current Director General of the Competition Commission of India? अतुल वर्मा. So 3 महीने के लिए उनका पोजीशन एक्सटेंड हुआ है. MPC of the Reserve Bank of India has declared the repo rate at 6.5%. India-US Strategic Trade Dialogue was held in which of the following cities? Washington DC. World Brain Tumor Day is observed on 8 June. तो गाइज आज के लिए इतना ही. मिलते हैं कल के एपिसोड में. आशा करता हूँ आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आपके लिए मैं रेगुलर अपडेट्स ला सकूं. एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. कुछ गलत अगर मैंने बोला है या कोई इन्फॉर्मेशन लगता है कि गलत दिया है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताइएगा. अगर चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक डिस्कस करूं तो डेफिनेटली कमेंट्स में मुझे बताइएगा. चलिए आज के लिए गुड नाइट एंड धन्यवाद.